पेज नंबर 23 पे आ जाओ। डायरेक्टिंग, फोर्थ फंक्शन, पहले 3 फंक्शन हो गए अपने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। दिस इज न्यू वन, डायरेक्टिंग, द फोर्थ फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। तो डायरेक्टिंग इज द सोल ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, यानी दिशा निर्देश है ना, इंस्ट्रक्शंस, गाइडिंग वही हो गया, कम्युनिकेटिंग वार्तालाप, इंस्पायरिंग स्टिमुलेट करना, मोटिवेटिंग अगेन द सेम मतलब मीनिंग, एंड सुपरवाइजिंग यानी ध्यान देना है ना, सामने वाले को अपन ने जो काम दिया, जो जिम्मेदारी दी है, वो किस तरह से निभा रहा है, इस तरह उसको जो रोल प्ले करने के लिए बोला गया है किसी पर्टिकुलर काम के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, क्या वो हो रहा है ठीक से कि नहीं। तो सुपरवाइज़ करना बेहद ज़रूरी है कि हर चीज़ काम से, हर काम वक्त पे और विद इन द टाइम लिमिट क्या वो पूरा हो रहा है या नहीं, क्या हमने जैसा गाइडेंस दिया, क्या हमने जैसा प्लान बनाया वो एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। ये सुपरवाइज़ करने की भी एक डायरेक्शन की प्रक्रिया है, ताकि हम प्री डिटरमाइंड गोल्स अचीव कर सकें। डायरेक्शन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, टॉप लेवल से लेके तो लोअर लेवल तक है ना, हायरार्की वहाँ पे जो दिया हुआ है वर्ड जिसका मतलब होता है टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल, रैंकिंग वाइज जिस तरह से हमने लोगों को काम में क्या किया है, अलॉट किया है। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट पे कौन काम करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं है ना, मैनेजर्स होते हैं, मिडिल लेवल पे भी मैनेजर्स, लीडर्स, ऑफिसर्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, लोअर लेवल पे कौन होते हैं, वर्कर्स होते हैं, फोरमैनशिप्स होते हैं है ना। तो इस तरह से सबको उनके एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड मैनी अदर एक्सपर्टाइज टाइप ऑफ थिंग्स को ध्यान में रखते हुए हायरार्की लेवल पे टॉप से लेके लोअर लेवल तक हमने रैंकिंग वाइज लोगों को काम सौंपा है, डिवाइड करके उनको उनके जगह पे रखा है, ताकि हर डिपार्टमेंट, हर लेवल, हर एम्प्लॉय अपनी अपनी जगह पे बेहतर काम करे, राइट पर्सन एट द राइट जॉब। तो डायरेक्शन का एक्चुअल मतलब क्या निकलता है पूरी तरह से, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सही पाथ दिखाना, सही गाइडेंस प्रोवाइड करना है ना। अगर आपको लाइफ में किसी भी चीज़ का सही डायरेक्शन ना पता हो, जैसे कई सारे बच्चे करियर को लेके सोचते हैं कि आपको ये करियर चूज़ करना है, अगर उसका सही डायरेक्शन आपको पता ही नहीं है तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, ख़त्म तो दूर की बात हो गई ना, आपकी शुरुआत ही नहीं होगी तो ख़त्म कैसे करोगे। और शुरुआत करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है कि एक्चुअल शुरू कहाँ से करना है, वो है डायरेक्शन, ताकि इसके बाद प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप आप अपने गोल की तरफ बढ़ते जाओ है ना, और आपको अपना टारगेट अचीव हो जाए। जैसे कोई इंसान म्यूज़िक सीख रहा है, कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट सीख रहा है, चाहे वो तबला सीख रहा हो या गिटार सीख रहा हो या पियानो सीख रहा हो, सुर ताल तो समझना पड़ेगा ना, सारे गामा है ना, हर ताल, हर लय, वो भी क्या डायरेक्शन है ना, कौन सिखाएगा, म्यूजिशियन ही सिखाएगा। हर इंस्ट्रूमेंट को सीखने का तरीका अलग अलग है। अब गिटार है तो स्ट्रिंग्स हैं, और तबला है तो हाथों का कमाल है, राइट, और पियानो है तो उंगलियों का, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन है, सुर ताल की समझ। डायरेक्शन पकड़ोगे बराबर तो म्यूजिशियन बनना आसान हो जाता है। मेहनत है बहुत सारी, और जब आपका हाथ बैठ जाता है ना, तो आंख बंद करके भी आप म्यूज़िक को फील भी करते हो, चलाते भी, और आप इंस्ट्रूमेंट को प्ले भी करते हो। दैट बिकम्स योर क्रिएटिविटी, क्योंकि उस काम में आप क्या हो गए हो, परफेक्ट, निपुण, कई सालों की मेहनत, एक्सपीरियंस है ना, हाथ बैठ जाता है आपका। तो डायरेक्शन बड़े लॉन्ग लाइफ में चलने वाली प्रक्रिया है, इसको आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर भी आपको क्या देता है, डायरेक्शन है ना, कि पहला किस तरह से लेसन करना है, या आंसर कैसे आपको लिखना है, या आपको प्रेजेंटेशन किस तरह से कंप्लीट करनी है, आपको आंसर में किस तरह के आंसर्स को प्रेजेंट करना है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, गलतियाँ कितनी अवॉइड की जा सकती हैं। डायरेक्शन जब मिलता है, परफॉर्मेंस उतना ही अपग्रेड होने लगता है। आपको बाद में 3 अलग अलग व्यक्तियों की डेफिनेशन दी हुई है, थियो हेमन, अर्नेस्ट डेल एंड अर्विक एंड ब्रेक्ट। क्लियर? डायरेक्शन क्या है?
पहली डेफिनेशन के मुताबिक ये प्रोसेस है, एक टेक्निक है। इंस्ट्रक्शंस को सही तरह से यूटिलाइज करें और उसके हिसाब से सही ऑपरेशन को कैरिड आउट करें। सरल भाषा में ये माना जाएगा कि लोगों ने आपको गाइड किया, इंस्ट्रक्शन किया और उसी के हिसाब से काम करो। बस उस टेक्निक को फॉलो करो, ऑपरेशन को फॉलो करो, ताकि आपका टारगेट अचीव प्लानिंग के हिसाब से हो सके। अर्नेस्ट डेल, ये बढ़िया लगा। व्हाट हैज़ टू बी डन एंड इन व्हाट मैनर थ्रू डिक्टेटिंग द प्रोसीजर एंड पॉलिसीज फॉर अकम्प्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। व्हाट हैज़ टू बी डन, क्या अपने को क्या करना है, किस मैनर में यानी किस तरीके से करना है, वो प्रोसीजर क्या है, वो प्रोसेस क्या है, और प्रोसीजर फॉलो करते करते किस कानून का पालन करना है। पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस, वेज, मीन्स, ताकि हमने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया है, स्टैंडर्ड बोले तो अब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आपने उसकी क्वालिटी डिसाइड की है, बिल्कुल। आपने उसका रॉ मटेरियल, उसका फाइनेंस का खर्चा, उसके ऊपर इस्तेमाल किए जाने वाली मशीनरीज, उसके ऊपर काम करने वाले वर्कर्स, पैकेजिंग, है ना, सब डिसाइड है ना ऑलरेडी। प्लानिंग की है बॉस अपन ने सबसे पहले, प्लानिंग के बाद ये सब काम होते हैं। तो आपने स्टैंडर्ड पहले से ही डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है, उस हिसाब से आपको काम करना है ना। कंट्रोल ऑन फाइनेंस, कंट्रोल ऑन क्वालिटी, कंट्रोल ऑन मेकिंग द गुड्स, कंट्रोल ऑन पैकेजिंग, एवरी चीज़ उस पॉलिसी को फॉलो करके ही आपको अपने स्टैंडर्ड अचीव करना है कि ज़रा सा भी 19-20 नहीं होना चाहिए। क्लियर। बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियां भी मोबाइल बन जाती हैं, लेकिन उनका डेमो लिया जाता है। डेमो में अगर वो चीज़ ख़राब निकलती है तो उसको पूरा डैमेज किया जाता है। एक्चुअली एप्पल कंपनी तो ऐसी ही करती है, दे डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी एंड इफ देयर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है किसी मोबाइल में, दे क्रश इट, दैट मोबाइल बिकम ट्रैश, क्रश कर देते हैं। And because of that condition, the cost of making mobile little bit increases. So that's the importance of guidance. Guidance देना, इंस्पिरेशन होना, लीडरशिप क्वालिटी बहुत मायने रखती है। कैप्टन एक ही होता है ना टीम में, लेकिन उस कैप्टन में अगर लीडरशिप क्वालिटी ना हो, सिर्फ नाम का कैप्टन है, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन, सब काम की चीज़ें जो होनी चाहिए वो होती नहीं है। आप अपनी टीम को कैसे मैनेज करोगे भाई? आप टीम को मैनेज नहीं कर सकते हो ना। एक व्यक्ति क्लास में कैप्टन है, लीडर है, जैसे अपने को स्कूल में भी सिखाया जाता है, हाँ, और वो एक बंदा या बंदी, लड़का या लड़की अपनी अपनी क्लास में 60-70 बच्चों को सामने खड़े होकर ये बोलने की ताकत रखता है कि चुप बैठो कि मैं टीचर को बोल दूंगा, और कुछ बच्चे बोल देंगे जाके बोल दे, और अगर ये बोल दे कि तू मुझे चैलेंज कर रहा है, ठीक है मैं बोल के दिखाऊंगा। अब ये हो गई थोड़ी मजाकिया वाली बात है, लेकिन कई बार अपने को ये बात सामने भी दिखाई दी है कि जो कैप्टन है, मैडम ने या सर ने सोच समझ के रखा है, बंदे में गट्स हैं और उसने करके दिखाया। कई बार वो क्लास में क्लास को रिप्रेजेंट करता है ना। कई बार टीचर अनाउंस नहीं करेगा, वो बंदा सामने खड़े होकर फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्या करता है, अनाउंस करता है। होता है ना कई बार, तब अपने को पता चलता है कि बंदे में कॉन्फिडेंस है या बंदे में कॉन्फिडेंस है, कुछ तो बात है, क्यों टीचर इम्प्रेस है। अब ये हो गई स्कूल की बात है, ये तो नॉर्मल बातें थी, एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा नहीं था। लेकिन ऐसे ही जब आप शॉप पे, फैक्ट्री पे, कंपनीज़ में आप इतने बड़े बड़े लीडर्स के नाम सुनते हैं आजकल, है ना, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, है ना, या फिर सुंदर पिचाई हो, क्लियर और नॉट, या फिर हमारी टीम के कैप्टन MS धोनी हो, और जैसे कल एक बहुत बड़े फुटबॉलर की डेथ हो गई, मैराडोना, वो भी अपने फुटबॉलर में बहुत बड़े लीडर माने जाते थे, उनके जैसे प्लेयर कम हो गए, लेजेंड माना जाता था उनको, ड्यू टू हेल्थ इश्यूज उनकी भी डेथ हो गई। यानी ये लेजेंड क्यों बने, ये इतने बड़े कैसे बने, लोग इनको फॉलो क्यों करते हैं? इनके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, इनके पास वो गट्स होते हैं काम को करवाने के और करने के भी। क्लियर? जैसे मूवी बनाने के लिए डायरेक्टर होता है, उनको डायरेक्टर क्यों बोला जाता है? कोई छोटी मोटी मूवी बनाते नहीं है वो, पॉइंट ये होता है कि वो बोले छोटी बनाए बड़ी मूवी बनाए, लेकिन वो बहुत बड़ी टीम को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। सिर्फ एक्टर या एक्ट्रेस नहीं, बहुत बड़ी टीम होती है। मिशन मंगल मूवी भी देख ली ना, ये एग्जाम्पल मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ। लीडर तो एक ही था,
और टीम को पूरा क्या कर रहा था, मैनेज कर रहा था, चला रहा था। मान लेते हैं लीडर्स अलग अलग डिपार्टमेंट में बनाए गए होंगे 2-3, लेकिन ये 1500 से ज़्यादा साइंटिस्ट का बनाया गया एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो अकम्प्लिश हुआ। मंगल तक पहुंच गए वो, मार्स तक। तो ये किसी एक इंसान का काम है? नहीं, ये ग्रुप एक्टिविटी है। लेकिन इतने बड़े ग्रुप को मैनेज करने के लिए लीडरशिप क्वालिटी, डायरेक्टिंग एबिलिटी लगती है। वो लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं इंपॉर्टेंस, एक एक करके पॉइंट को समझते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है इनिशिएट्स एक्शन। इनिशिएट्स का मतलब आपको सही किसी भी काम को करने का सही डायरेक्शन मिल गया, कैसे शुरू करना है, कैसे चलाना है और कैसे कंप्लीट करना है। तो आप एक्शन इनिशिएट करोगे ना, यानी क्या करोगे, शुरू करोगे, शुरुआत करोगे। पॉइंट समझा? अच्छे डायरेक्शन से क्या मिलती है आपको, शुरुआत मिलती है। कैसे करना है, हाउ टू डू इट, हाउ यू हैव टू गो थ्रू इट एंड हाउ यू हैव टू कंप्लीट इट। ओके, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ डायरेक्शन। आपको टाइम लिमिट दिया जाता है, टाइमली डायरेक्शन आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप अपने सबऑर्डिनेट को ट्रेनिंग भी देते हो। ट्रेनिंग का मतलब भी वही होता है ना कि यार ये प्रोडक्ट है, इसकी मार्केटिंग ऐसे ऐसे करनी है, माल बेचने के लिए आपको डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तब जाके आपका प्रोडक्ट बेचने में आप क्या हो जाओगे, सफल, सक्सेसफुल। आप अपने टारगेट को महीने भर में अचीव कर लोगे। अगर आप ये चीज़ नहीं सीखोगे, बिकॉज डायरेक्शन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग। डायरेक्शन को आप तभी अच्छा कर पाओगे जब आपकी अच्छी ट्रेनिंग होती है, टीचिंग होती है, राइट। आप उस चीज़ को सीखने में समझ जाते हो, तब जाके आपका डायरेक्शन सक्सेसफुल होता है और करवा भी सकते हो। इंटीग्रेट एफर्ट्स, इंटीग्रेट्स मीन्स, सेकंड सेंटेंस क्या दिया हुआ है, इट हेल्प्स in integrating the efforts of all the employees and departments which results in achievement of organizational goal. टीम स्पिरिट बोलते हैं हम, या एक दूसरे से जुड़ के काम करना। सब किसी की मेहनत क्या है, इंटीग्रेटेड है। सरल भाषा में बोलेंगे कनेक्टेड। सरल भाषा में क्या बोलेंगे, कनेक्टेड। अब प्रधानमंत्री तो एक ही है ना, लेकिन वो अकेले काम करते हैं क्या, नहीं। कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है बॉस, 30 से भी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, और पूरे देश को क्या करते हैं, चलाते हैं। सबके एफर्ट्स क्या हैं, इंटीग्रेटेड है। कोई स्पोर्ट्स देखेगा, कोई हेल्थ देखेगा, है ना, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन देखेगा, वगैरह वगैरह, है ना, बहुत सारे काम करने के लिए। जुड़ना, कनेक्टिविटी, सबके एफर्ट्स जुड़ के ही पूरा काम होता है। अब स्कूल कॉलेज में एक टीचर काम नहीं करता, कई सारे टीचर मिलकर काम करते हैं। सबके एफर्ट्स क्या हैं, इंटीग्रेटेड है। एक बच्चा 11 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, एक टीचर 11 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा है, 11 टीचर 11 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तब जाके एक बच्चे का सारा पोर्शन कंप्लीट होता है। वो सारे टीचर क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड एफर्ट्स, ताकि सारे बच्चे मेंटली राइट तैयार हो जाएं आने वाली परीक्षाओं के लिए। क्या है ये, इंटीग्रेटेड एफर्ट्स। इसके लिए क्या चाहिए, पर्सुएसिव लीडरशिप। लॉन्ग लेवल पे चलने वाली, लगातार आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए। माना जाता है एडोल्फ हिटलर इतने ज़्यादा एग्रेसिव टाइप के कम्युनिकेटर थे, इतने एग्रेसिव टाइप के कम्युनिकेटर थे कि जो वो बात करते थे, भाषण देते थे, है ना, लाखों सोल्जर्स मोटिवेट हो जाते थे। उनके कहने पे 2 दिनों में 60 लाख लोगों को मारा गया। अब ये तो एक नेगेटिव टाइप का मोटिवेशन हो गया, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 2 में, है ना, जर्मनी को जितवाना चाहते थे, ये बात हुई। ये बहुत बड़ी हिस्ट्री में घटना है कि 2 या 3 दिन में 60 लाख लोगों को मारा गया। और हिटलर की कम्युनिकेशन स्किल बहुत पावरफुल थी, बहुत ज़्यादा। हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी भी जब पहली बार उन्होंने भाषण दिया, हाँ, तो उनकी भाषण देने की जो एक लय थी, प्रक्रिया थी, बहुत बढ़िया थी। लोग काम में क्या थे, बिजी थे, लेकिन जब उन्होंने अपना पहली बार भाषण शुरू किया, है ना, तो लोग सुन रहे थे ध्यान से, और धीरे धीरे उसकी तरफ, उनकी तरफ क्या हो गया, वो खींचते चले गए।
और इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अपना वर्चस्व बनाया, फिर इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। तो कई लोगों को मालूम ही नहीं, कि लोगों को लगता है कि शायद महात्मा गांधी जी ने इंडिया के लिए क्या किया, वो फ्रीडम फाइटिंग की, यानी एक तरह से अपना वो देश के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन नहीं, इसके पहले भी वो अफ्रीका में भी कर चुके हैं ये काम, राइट। महात्मा गांधी जी ने अफ्रीका में भी कुछ समय के लिए, ये कहते हैं ना अपन लाइक अहिंसा, इस तरह के काम अफ्रीका में भी हुए थे। वहाँ पे भी कुछ पर्टिकुलर मैटर्स में, उनकी लीडरशिप स्किल्स में उन्होंने वहाँ पे अच्छे काम किए, कुछ मैटर को क्लियर किया, जीते भी थे। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो कौन थे, एडवोकेट, और एडवोकेट में दलीली करना, डील करना, बातचीत करना, कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और महात्मा गांधी जी में वो थी बात। कोई टीम जब खेलने जाती है मैदान में, तो कैप्टन के पास वो लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशन क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि पूरी टीम को बांध सके, उनके अंदर जोश पैदा कर सके और वो टीम को जिताने में मदद करे, ताकि सारी टीम एक होकर काम करे, मेहनत करे। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर को सुना होगा, कई बातें दिल पे चुभ जाती हैं या अच्छा लगता है। डायरेक्शन बहुत अच्छी बात है। आजकल कंपनीज में ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग के साथ साथ काम के प्रति मोरालिटी समझाई जाती है, मोरल को अपग्रेड किया जाता है, काम के प्रति ईमानदारी अच्छी बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। छोटी छोटी बातें सिखाना, काम के प्रति ईमानदारी, आपका डेडिकेशन, आप भूल जाइए कि आप कितने घंटे काम कर रहे हो, आप बस काम करो। कुछ बंदों का, कुछ वर्कर्स का, कुछ एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन इतने ऊंचे लेवल पे होता है कि उनके लिए कुछ घंटे काम करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो बस काम इसलिए करना चाहते हैं, उनका पैशन बन चुका है। मिशन मंगल का एग्जांपल देता हूँ। डायरेक्शन दिया जाता है ना, सबको याद दिलाया जाता है उस मूवी में, क्या याद दिलाया जाता है कि आप साइंटिस्ट क्यों बने, है ना। किसी ने कल्पना चावला का पिक्चर देखा, किसी के सर पे किताब गिरी, है ना, और उसको लगता है, और कोई 4 रॉकेट्स को एक साथ फ्लाई करवाता है। लोगों को अपने दिन याद आते हैं। कोई चांद को राइट टेलीस्कोप से देखना चाहता है, देखता है ना। ईद की रात दिखाई, तो ये क्या था, वो ये बताने के लिए कि आप सिर्फ यहाँ 8 घंटे काम करने के लिए नहीं आए हैं, आप साइंटिस्ट बने हैं क्योंकि आपका पैशन था। फिर ये कभी मत बोलना दोज वर द डेज कि यार कर लेता था तो, काश अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकता था तो, है ना। ये चीज़ अगर एक बार चली गई, फिर आप ये असमंजस में ना हो जाएं, या बोलते ना गिल्टी फीलिंग, यार रह गया, नहीं कर पाया। उस वक्त किसी ने मुझे जगा दिया होता था। मैं तो कई बार आपको यहाँ पे भी बोल देता हूँ ना, जो जानबूझ के सोया है उसे उठाना बहुत मुश्किल है, और अगर कोई उठ गया तो उससे सुलाना तो फिर नामुमकिन है, क्योंकि उसको मालूम है उसको करना क्या है। और फिर वो दिखाया ना कि सब जाग गए, देन देयर इज़ नो लिमिट, या फिर उसको अलग तरह से बोला, स्काई इज़ लिमिट, कहा है ना। फिर आप वो 8 घंटे के सीमित में नहीं जुड़ जाते हो, फिर आपके लिए 10 घंटे काम करना, 12 घंटे काम करना, 15 घंटे काम करना, कंपनी के टारगेट को वक्त के पहले अचीव कर लेना, है ना, और इतने कम समय में, फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने रॉकेट को सक्सेसफुल करवाना, वो भी इतने कम खर्चों में, दैट वाज अ बिग अचीवमेंट। तो डायरेक्शन क्या है, मीन्स ऑफ मोटिवेशन है, ताकि आपके काम के प्रति आपका पैशन जाग जाए। प्रोवाइड स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है आज के कंपटीशन के ज़माने में। स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आपका डीमोटिवेशन हो जाना, या आपको अच्छा खासा टाइम पे प्रमोशन नहीं मिलना, या फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो जाना, कभी कभी कंपनी को भी ये सब बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो टाइम टाइम पे डायरेक्शन देना, उनको मोटिवेट करना और उनको आश्वासन देना कि कंपनी आपके बारे में सोच रही है। ओके, और भी बेहतर प्रमोशंस या स्टेबिलिटी या सर्वाइव करने की नई प्रक्रिया, है ना, या एम्प्लॉयज़ को और अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ये सब आपके काम में आना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे एक अच्छा कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन एम्प्लॉयज़ के बीच में पैदा होता है। तो इसके लिए अच्छी कम्युनिकेशन आनी चाहिए, सुपरविजन आनी चाहिए, आप मोटिवेशन करना जाने, है ना, कमिट करें अपने एम्प्लॉयज़ को, जिससे स्टेबिलिटी आती है और डिपार्टमेंट में बैलेंस आता है। बैलेंस का मतलब सब काम तालमेल में चलता रहता है।
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कोऑपरेशन, एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसको साइड में रखो, कंपनी के टारगेट को अचीव करो। कोपिंग विद द चेंजेस, एक्सटर्नल इंटरनल, कंपनी दो तरह के चेंजेस फेस करती है। एक्सटर्नल, सरकार का बदल जाना, टेक्नोलॉजी का बदल जाना, टैक्सेशन बदल जाना, लॉसेस, लॉस चेंज हो जाना, टैक्सेशन चेंज हो जाना, क्लियर, कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाना, या फिर तेज़ी मंदी, बिजनेस साइकिल्स। ये एक्सटर्नल चेंजेस कई बार आपको बड़े चैलेंज की तरह आपके सामने खड़े हो जाते हैं। क्लियर, अभी भी कोविड चल रहा है, और जब कोविड आया तो एक्सटर्नल चेंज था ना, बिजनेस ठप हो गए या प्लान बदलना पड़ा, कम्युनिकेशन चेंज हो गई, लोग ऑनलाइन की तरफ डाइवर्ट हो गए, बिजनेस करने के तरीके बदल गए, आपको पूरा सेटअप, डायरेक्शन, प्रोसेस एंड प्लानिंग पूरी चेंज करनी पड़ी काफ़ी हद तक, है ना, नए तरीके से सोचना पड़ा, नई शुरुआत करनी पड़ी। इंटरनल क्या है? इंटरनल में प्रमोशंस, डिमोशंस, एम्प्लॉय का रहना, छोड़ के चले जाना, है ना, डिपार्टमेंट ज़्यादा क्रिएट कर लेना, कई बार डिस्प्यूट्स होते हैं। इंटरनल भी कई सारे चेंजेस आ जाते हैं, कई बार टेक्नोलॉजी का बदल देना, है ना, नई टेक्नोलॉजी है तो नई तरह से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ओके, एम्प्लॉयज़ को और हायर करना, ऐसे और भी ऐसे डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस आने की वजह से हमें किसी भी हालत में क्या करना पड़ता है, आउटपुट बेहतर निकालने की पूरी कोशिश करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ई फाइलिंग, यूज़ ऑफ रोबोट्स एट वर्क प्लेस, हुआ है ना, पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, है ना, वर्कर्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था कई सारी कार्स या व्हीकल्स बनाने में। आज हमारे पास लेटेस्ट मशीनरीज है, वर्कर्स का इस्तेमाल कम हो रहा है, रोबोटिक मशीनरीज का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, जिससे काम करने की तेज़ी क्या हो गई है, बढ़ गई है। ऑटोमेटिकली बाहर भी चेंज आया, अंदर भी चेंज आया, और कंपनी को नए ज़माने के हिसाब से इतने बड़ी कंपटीशन में आपको लगातार अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो आपका हमेशा काम करने का तरीका एक जैसा तो रहेगा नहीं। जब काम करने का तरीका एक जैसा है ही नहीं, तो आपका डायरेक्शन देना, सुपरवाइज़ करना, डिपार्टमेंट कम का ज़्यादा हो जाना, है ना, कंपटीशन में नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लेके आना, लीडर्स को बदल के रख देना, नए लीडर्स लेके आना, डायरेक्टर्स भी चेंज हो जाते हैं। क्यों करना पड़ता है भाई सब? क्योंकि आपको चेंज के साथ चलना है और डायरेक्शन ज़माने के साथ बदलते रहना है। तो आपको कोप अप करना पड़ेगा बॉस। पुराने हो और पुराने रह गए, नया ज़माना आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। नोकिया की यही गलती, टच स्क्रीन आ गया था लेकिन उसको अपनी एक ही चीज़ का प्रॉब्लम हो गया, मेरा मोबाइल हार्डवेयर मामले में पक्का है, यानी बॉडी, फेंक दो टूटेगा नहीं। लोग टच स्क्रीन की तरफ जा रहे हैं, टच स्क्रीन की तरफ सॉफ्टवेयर बिल्डअप कर रहे हैं, एंड्रॉयड का ज़माना आते जा रहा है, और नोकिया अपने पुराने ख्याल, पुरानी सोच, पुराना टेक्निक, है ना, अपनी पुरानी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या हो गया? कई सारी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। जो कभी किसी कंपनी का 60% मार्केट क्या था, कवर, है ना, 60% प्रॉफिट कवर था उसका, आज 6% भी शायद नहीं है। सैमसंग आ गई, है ना, एप्पल आ गई, ओप्पो, वीवो और भी कितनी सारी कंपनियां, सब ने क्या कर लिया, मार्केट को कैप्चर कर लिया। और नोकिया को अब कोई पूछता इतना नहीं है। जो कभी नोकिया के लिए लोग फ़ैन थे, है ना, आज वो चीज़ उतनी नहीं रही मार्केट में। काफ़ी कुछ बदलता हुआ ज़माना दिख रहा है अपने को। हमारी मोबाइल यूज़ करने के तरीके बदलते जा रहे हैं। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आसान है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दो जिससे वेस्टेज कम होगा, एफर्ट्स का डुप्लीकेशन नहीं होगा, यानी गलती से काम करना रह गया या काम डिवाइड गलत तरीके से कर दिया, है ना, या आपने जिम्मेदारी किसी गलत इंसान को दे दी, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क या एफर्ट्स ना हो। सबऑर्डिनेट को गाइड करो, आप अपने 5 M's को कंट्रोल में करो, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड, है ना, ताकि आपकी लगातार प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती जाए।
मैन को समझना बोले तो ह्यूमन रिसोर्स को समझना। मार्केट यानी मार्केट चेंज होता रहता है ना। पहले के गिफ्ट आर्टिकल्स और आज के गिफ्ट आर्टिकल्स बदल गए, है ना। पहले सिंपल सी दुकानें होती थी, आज हर दुकान शोरूम है। पॉसिबल। पहले डायरेक्ट व्हीकल परचेज करते थे, क्या आप डेमो लेना चाहेंगे? मार्केटिंग करने का तरीका बदल गया। पॉसिबिलिटी है ना। यस, हल्का हल्का चेंज आते 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 पूरे वर्ल्ड को चेंज कर देता है। तो मार्केट को समझो, हमें मार्केट में नई चीज़ें लानी पड़ती हैं। क्रिएट्स टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट के लिए क्या समझाऊं मैं आपको? आप जानते हैं टीम स्पिरिट क्या होता है? कोई अच्छा एग्जांपल? इवेंट मैनेजमेंट होते हैं, टीम से काम होता है। केदारनाथ में क्लाउड बर्स्ट हुआ, बहुत बड़ी टीम ने बचाया कई सारे लोगों को। देश कौन चलाता है? प्रधानमंत्री सिर्फ नहीं चलाता, पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री चलाती है। क्रिकेट टीम, कोई एक प्लेयर नहीं होता है, 11 प्लेयर होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ बाहर से 11 प्लेयर दिखते हैं, अंदर कोच भी होते हैं, एक्स्ट्रा प्लेयर भी होते हैं, फिजिशियंस भी होते हैं, है ना। डिपार्टमेंट होता है। तो ये 11 प्लेयर हैं क्या? सिर्फ पूरी एक टीम है जो जिताती है मैच को। क्लियर? टीम स्पिरिट बहुत ज़रूरी है। बड़ी बड़ी कंपनी में लाखों एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। आज फेसबुक के बगैर लाइफ इनकम्प्लीट जैसी लगती है लोगों को। सोशल वेबसाइट्स, फेसबुक अपने आप में एक देश बन चुका है। अब फेसबुक अपने सिर्फ एक इंसान बना रहा है क्या, या एक इंसान चला रहा है? फेसबुक का आप सिर्फ हेड ऑफिस देख लेना, गूगल कंपनी का हेड ऑफिस देख लो। इट इज़ अ वास्ट टीम। टाटा का भी कल मैंने एग्जांपल दिया था, 7.5 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, 7 लाख प्लस एम्प्लॉयज़। इतनी बड़ी टीम टाटा कंपनी को चलाती है। ना जाने कितने डिपार्टमेंट, कितने बिजनेस। एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। एक्सप्लोर का मतलब पोटेंशियल को बाहर निकालना। आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास ट्रेनिंग है, आपने किसी के अंडर में काम कई सालों तक किया सीखने के हिसाब से। चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बनते हैं, कंपनी सेक्रेटरी कैसे बनता है, पढ़ाई भी होती है ना, आर्टिकलशिप भी होती है, किसी के अंडर में काम भी करते हो, एग्ज़ाम भी देते हो। आपके नाम क्या के 2 शब्द आपके नाम को हैवी कर देते हैं, CA CS, लेकिन काफ़ी है क्या? ये तो अच्छी बात है, ख़राब नहीं है, लेकिन ये इतने साल आप काय के लिए खर्च करते हो? अपनी पोटेंशियलिटी बाहर निकालने के लिए, अपनी क्वालिफिकेशन बताने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। आप उस काम में क्या हासिल कर चुके हो? मेरा फेवरेट वर्ड, एक्सपर्टाइज हो चुके हो, एक्सपर्ट हो चुके हो। आपके पास हर प्रॉब्लम का क्या है? सॉल्यूशन है। एबिलिटी को क्या करते हो? इम्प्रोवाइज करते हो, परफॉर्म करते हो और दूसरों को भी एनकरेज करते हो। इंक्रीजेस एफिशिएंसी लेवल। मोटिवेशन इतनी कमाल की चीज़ है कि एवरेज इंसान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दे देते हैं। कई ऐसे अंधे इंसान भी हैं, लोग हैं, ब्लाइंड पीपल, उन्होंने पढ़ाई की और वो इंजीनियर भी बने हैं। राइट? एक ब्रिज का नाम है जिसका नाम B से आता है, ब्रिज। माइट बी इन लंडन, जस्ट चेकआउट, मोबाइल में देखो एक बार। जब वो ब्रिज बन रहा था ना, तो इंजीनियर शायद जो था एक्चुअल में वो पैरालाइज्ड हो गया, पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हुई। उसके बाद हुआ ये, शायद जहाँ तक मुझे आइडिया है, सिर्फ उंगलियां काम कर रही थी।
नो. ब्रिज नेम्ड ऑन अल्फाबेट B, समथिंग है. नो. वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ब्रिज मेकिंग, बहुत बड़ा. तो सिर्फ उंगलियों के इशारे पे उसने पूरा काम करवाया. विल्मा रुडोल्फ 16 साल की लड़की, ब्लैक फीवर हुआ उसे. ब्लैक फीवर, काला बुखार होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो सर पे बुखार चढ़ जाता है सर पे, जिससे बॉडी पैरालाइज्ड हो सकती है. वो अपाइज हो गई. ब्रुकलिन ब्रिज, दैट्स द ब्रुकलिन ब्रिज. यस, वो ब्रिज की कहानी पढ़ लेना एक बार, यू विल गेट टू नो कि क्या कमाल का इंजीनियर था वो. विल्मा रुडोल्फ की बात मैं कर रहा था. तो विल्मा रुडोल्फ अपाइज, राइट, बहुत पुरानी बात है. ओलंपिक में वो ठीक हुई, मतलब अपने आप को ठीक किया, जैसे तैसे बोलते ना विल पावर, चलना दौड़ना वापस हुआ उसका. ठीक है, वापस अपने पैरों पे खड़ी हुई. 3 या 4, इधर 3 और 4 गोल्ड मेडल जीती कंटिन्यूसली ओलंपिक में. एक गन शूटर था जिसका राइट हैंड, एक्चुअली वो एक सोल्जर था, बॉम्ब फेंक रहा था, तो बॉम्ब गलती से हाथ पे फट गया, तो उसका राइट हैंड बॉडी से अलग हो गया. एंड ही वॉज अ शार्प शूटर, ओलंपिक में जीतता था. अब उसका राइट हैंड नो मोर, उसने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करना शुरू किया. बीच में वर्ल्ड वॉर आ गया, ओलंपिक कैंसिल. वर्ल्ड वॉर थोड़ा और चला, एक और ओलंपिक कैंसिल. ऐसे 8-10 साल निकल गए. अब फाइनल हो रहा है ओलंपिक, ये वहाँ पहुँचा, लोगों को लगा ये हौसला बढ़ाने आया है. दूसरे प्लेयर, ये प्लेयर क्या बढ़ाने आया है? हौसला बढ़ाने आया है. बोले मैं हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हें कॉम्पीट करने आया हूँ, मैं खेलने आया हूँ. आई एम द प्लेयर. एंड ही वॉन. जो हाथ कमज़ोर था उसको शक्तिशाली बनाया, लेफ्ट हैंड से शूट किया, एंड ही वॉन द गोल्ड मेडल. पेशेंस भी रखा उसने. बीच में 2 ओलंपिक क्या हो गए? कैंसिल हो गए. फिर भी अपना सपना अपने जहन से जाने नहीं दिया, करूँगा. मजाक बढ़िया तब हुआ जब लोगों को लगा, प्लेयर्स को लगा ये हौसला बढ़ाने आया है. वो हौसला क्या, तेल लेने में खेलने आया हूँ. एंड ही वॉन द गोल्ड मेडल. उसके बाद वो रिटायर हुआ कि ये जीतना था. मैं बताना चाहता था कि मैं अपनी कमज़ोरी को ताकत बना सकता हूँ. मैंने वही बोला ना, एन एवरेज पर्सन और एन एवरेज हैंड कैन डू द एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क इफ़ यू मेक इट पॉसिबल. सो लीडरशिप हो, मोटिवेशन हो, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, छोटे मोटे पैमाने पे बड़ी तरक्की पाना, राइट, डायरेक्शन देना, काम सिखाना, ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाना, सामने वाले को टारगेट ओरिएंटेड मानसिकता की तरह बनाना कि आपको टारगेट अचीव करना है, उसको टारगेट की भूख पैदा करना उसके अंदर, उसको ट्रेनिंग देना, उसको सपने दिखाओ, उसको सपने दिखाओ कि तू ये कर सकता है, तेरी वो अचीव हो सकती है, तेरा खुद का घर, खुद की गाड़ी या ऐसी चीज़ें, या टारगेट अचीव करना, या तेरी सक्सेसफुल लाइफ. कहते हैं लालच बुरी बला है. इतनी भी बुरी बला नहीं है कि इंसान को सक्सेस करने से रोक ले. गलत चीज़ों की लालच नहीं होनी चाहिए, अच्छी चीज़ों की लालच होनी चाहिए. नॉलेज की लालच, सीखने की लालच, बदलने की लालच, वो भी बेहतर बनने के लिए. तो ख़राब क्या है? ये कंपनी में करवाना पड़ता है, होता है, टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, टू इम्प्रूव थ्रू द ट्रेनिंग पीरियड्स, टू इम्प्रूव थ्रू द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, टू इम्प्रूव योर सेलिंग पावर. आप स्ट्रैटेजी बनाइए, आप बेचेंगे कैसे, आप अपनी कम्युनिकेशन मजबूत करें. ये सब आपको कौन प्रोवाइड करेगा? एक लीडर जिसके पास कई सालों का अनुभव है, किस तरह से मुझे एम्प्लॉयज़ से, वर्कर्स से, ऑफिसर्स से काम करवाना है, अपने सबॉर्डिनेट को टारगेट अचीव करने के लिए टीम में टीम स्पिरिट कैसे पैदा करनी है,
क्लियर? ये चीज़ आती है आपकी इफ़िशियंसी लेवल को बढ़ाने के लिए। कोऑपरेशन, जिसका मतलब आप जानते हैं, इसे हटा दो, सारे काम अस्त व्यस्त हो जाएंगे, राइट? टीचर और स्टूडेंट में भी कोऑपरेशन रहे तो पढ़ाई बेहतर होने लगती है। वहाँ कोऑपरेशन हटा दो, टीचर सर पटकते रह जाएगा, बच्चा सीखेगा नहीं। वर्कर्स के बीच में डिस्प्यूट्स है, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं है, तालमेल नहीं है, क्वालिटी कभी अच्छी नहीं बनेगी, कंपनी कभी बेहतर नहीं बनेगी, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात हो गई। टीम खेलने जा रही है मैदान में, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, कुछ भी हो, अगर टीम के अंदर क्या बनी हुई है, डिस्प्यूट्स, जीती हुई मैच भी हार जाएंगे। इंडिया में यूनिटी नहीं थी, इसलिए अंग्रेज़ों का शासन करना आसान था। जब हमने कोऑर्डिनेशन आया, कोऑपरेशन आया, बराबर आया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आई कहीं हद तक, तो हम सफल भी हुए। सही लीडर हमें ये बात बताने के लिए बहुत से आए, उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी ये बताने के लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ यूनिटी। तो लाखों एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, हज़ारों एम्प्लॉयज़ चलाने पड़ते हैं, आपको अपनी टीम मैनेज करनी पड़ती है, इमोशनली ब्रोक डाउन को भी मोटिवेट करना पड़ता है। पता करो ना, फाइनेंशियली डिस्टर्ब्ड है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, टारगेट क्यों नहीं अचीव कर पा रहा, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं क्या, उसको प्रमोशन नहीं मिला, वो काम करने में खुश है कि नहीं, क्या डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, क्या कोई उसे बुली कर रहा है, हाँ, या टीम के अंदर बॉजी नेचर या ईगोइस्टिक एनवायरनमेंट फैला हुआ है जो आपके वर्क एफर्ट को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, आपको मोटिवेशन नेगेटिव हो रहा है, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, ये सारी बातें आपको पता लगनी चाहिए, ताकि माहौल को अगर सही बनाओगे तो आपका काम आसान होगा। कृष्ण की कहानी याद है ना, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया, मरने के बाद भी एक इंसान था, है ना, डेड बॉडी पड़ी अभिमन्यु की, उसको लात मारी, बात पता चली अर्जुन को, गुस्से से तिलमिला उठा, कसम खाई इसको मैं जिंदा मारूंगा, मतलब मार दूंगा इसे मैं कल ही कल, अगर मैं इसे नहीं मार पाया 24 घंटे के अंदर मैं खुद को जला दूंगा, राइट? सब बाकी लोग हंसने लग गए, दुर्योधन, पूरी टीम, कुरुक्षेत्र में, है ना, कौरव, सब लोग ने सोचा इसको छुपा देते हैं, दिखेगा ही नहीं, और ऑटोमेटिकली अर्जुन को खुद को मारना पड़ेगा, राइट? शाम का वक्त होने आया, क्या हुआ, अर्जुन ने कृष्ण को रिक्वेस्ट किया, बोला कुछ करो या नहीं तो मुझे खुद का क्या करना पड़ेगा, दाह संस्कार करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा खुद को, या खुद को मारना पड़ेगा, जो मैंने कमिट किया है मुझे वो करना पड़ेगा। बोले ठहरो, बनाता हूँ माहौल। अंतर्यामी थे, ईश्वर थे, चमत्कार किया, सूरज पूरी तरह से ढला नहीं था, लेकिन माहौल ऐसा बनाया कि बादलों ने सूरज को ढक दिया, लोगों को लगा शाम हो गई है ना, और जो बंदा छुप के बैठा था वो सामने आ गया और वो जोर जोर से दहाड़ मार के हंस रहा है, अर्जुन तेरी प्रतिज्ञा टूट गई, अब खुद को मार। अंतर्यामी कृष्ण वो भी अंदर हंस रहे थे, आई विल मेक यू अ जोक, मैं तेरा मजाक बनाऊंगा। क्या हुआ, अंतर्यामी थे, बादल हटा दिए, सूरज अभी भी मस्त चमक रहा है फुल फ्लैश में, राइट? बंदे भी बोला ना, उसको खुद को फील हुआ, एम आई जोक टू यू। अर्जुन का सवाल बहुत बढ़िया था, क्या किया? कृष्ण का जवाब बहुत बढ़िया था, मैंने माहौल बनाया है तेरी जीत के लिए। कंपनी के अंदर माहौल ही होना ना, माहौल क्रिएट करना पड़ता है। कृष्ण वॉज लीडर, बादल उसके एम्प्लॉयज थे, उसने गाइडेंस दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, काम हुआ ना। सूरज को बोला तू वहीं रुक, तुझे बस छुपना है, काम ये करेंगे। सूरज का भी काम इग्नोर मत करो, सूरज तो खड़ा था दिखाने के लिए मैं अभी भी हूँ, चमक रहा हूँ, मैं कहीं नहीं गया, तेरे को साथ में लेके जाऊँगा, मैं भी डूबूंगा, तेरे को भी डुबा के जाऊँगा। सूरज भी काम कर रहा था, बादल भी अपना काम कर रहे थे, लीडर कृष्ण था, और उसमें एक ऐसा एम्प्लॉय था अर्जुन जो कंफ्यूज था। उसने कमिट किया मैं टारगेट अचीव करूँगा, टारगेट अचीव नहीं हो रहा था तो लीडर के पास गया ना, लीडर बता मैं क्या करूँ। कृष्ण ने बोला रुक, मैं तुझे मोटिवेट करता हूँ, मैं तेरे लिए माहौल बनाता हूँ। उसने उसको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सिखाई, बेटा सबऑर्डिनेट को ऐसे कंट्रोल करते हैं, बादल उसके कंट्रोल में, सूरज उसके कंट्रोल में, और दूसरी टीम को हरा दिया, टारगेट अचीव्ड। कहानी थी लेकिन बिजनेस स्किल थी। माहौल बनाओ,
तो एवरीथिंग इज ऑल अबाउट कोऑपरेशन। बादलों में, सूरज में और कृष्ण में बहुत अच्छा कोऑपरेशन था, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, काम हो गया। दैट क्रिएट्स प्रॉफिटेबल कंपनी। आ गया समझ में? कंप्लीटेड।